नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 20 फरवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के संभावित अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के प्रमुख विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है एलआईसी आईपीओ। एलआईसी के आईपीओ के संबंध में अलग अलग जो पक्ष हैं वो इस आलेख में चर्चा किया गया है। हमारा दूसरा आलेख है सही खाना, और यह प्रमुख रूप से वर्तमान में भारत में जारी एक मिशन ईट राइट इंडिया मिशन उसके संबंध में है। हमारा तीसरा विषय है रात्रि परागणकर्ता। किस प्रकार से कुछ ऐसे पतंगे हैं जिनके द्वारा रात्रि में परागण की प्रक्रियाएं की जाती हैं और हिमालय के क्षेत्र में वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारा चौथा आलेख है MH-60R हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को जल्द मिल सकता है, उसके संबंध में। पांचवा आलेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी देकर प्रारंभ किया गया है और यह भारत के कृषि क्षेत्र में ड्रोन की किस तरह से उपयोगिता हो सकती है उसको एक तरह से दर्शाता है। हमारा अंतिम आलेख होगा यूएई के साथ हमारा जो व्यापार समझौता है उससे माना जा रहा है कि भारत का जो आभूषण निर्यात है उसको काफ़ी मदद मिलेगी। अंत में हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो भी संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। अपने आज के पहले विषय को हम देखते हैं एलआईसी आईपीओ व्हाट मस्ट इन्वेस्टर्स कीप एन आई ऑन। यह आलेख पृष्ठ संख्या 12 पर और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है। भारत में किसी भी आईपीओ के संबंध में इतना बेसब्री से इंतजार नहीं किया गया जितना एलआईसी के आईपीओ के संबंध में। भारत सरकार एलआईसी में अपनी 100% जो हिस्सेदारी है उसे इस आईपीओ के माध्यम से 5% बेचेगी, जिससे माना जा रहा है कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए सरकार को मिल सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो सरकार के लिए भी ये आईपीओ काफी महत्वपूर्ण है और निवेशकों के लिए, अगर हम बड़े निवेशकों की बात करें या हम और आप जैसे जो खुदरा निवेशक हैं अगर हम उनकी बात करें, एलआईसी के इस आईपीओ में अगर हम निवेश करते हैं तो अलग अलग क्या पक्ष हैं वो प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा की गई है। किसी भी कंपनी के द्वारा अपना जब बाजार में आईपीओ लाया जाता है तो उसके पहले बाजार का जो नियामक होता है, भारत में पूंजी बाजार का नियामक सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, तो सेबी के पास उस कंपनी के द्वारा जो भी अपने कार्य करने की स्थितियां होती हैं, किस रूप में भविष्य में काम करेंगे, वर्तमान में स्थितियां क्या हैं, उसके संबंध में जो आंकड़े होते हैं, जो जानकारी होती है वो सेबी को उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रारंभिक जानकारी को जो सेबी को उपलब्ध कराई जाती है उसमें किसी भी तरह से शेयर के मूल्य या कितने शेयर जारी किए जाएंगे यह सूचना नहीं होती है। इस तरह का प्रारंभिक दस्तावेज जो कोई भी कंपनी आईपीओ के पहले पूंजी नियामक को सौंपता है उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है और यहाँ पर एलआईसी के द्वारा अपना जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो सेबी के पास जमा किया गया है। इसीलिए अनुमान है कि मार्च के पहले सप्ताह में एलआईसी का आईपीओ बाजार में आ सकता है। और जैसा हमने चर्चा करा, सरकार के पास अभी 100% हिस्सेदारी है। सरकार इसमें 5% हिस्सेदारी आईपीओ के माध्यम से बेचेगी, जिससे लगभग 60,000 करोड़ रुपए सरकार को एक तरह से प्राप्त होने की आशा है। जब हम एलआईसी के आईपीओ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी एक तरह से जोखिम की स्थितियां हैं वो किस रूप में है। पहला आंकड़ा ये कहता है कि सरकार के द्वारा 31.62 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जो बेचे जाएंगे उनके माध्यम से एलआईसी एक तरह से भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाएगा। और हम ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी एक तरह से शेयरों की बिक्री से आमदनी होगी वह पूर्ण रूप से प्रमोटर के रूप में जो भारत सरकार है उसको एक तरह से प्राप्त होगी। एलआईसी के द्वारा इस आईपीओ के लिए जो भी अलग अलग प्रकार के खर्च किए गए हैं जो प्रस्तावित रूप में सरकार को बताए जाएंगे या जो भी अन्य प्रमुख रूप से प्रासंगिक रेलेवेंट कर लगते हैं जो दिए जाने हैं आईपीओ की प्रक्रिया में, उनको छोड़कर जो भी एक तरह से यहाँ पर इस आईपीओ से आमदनी होगी वह पूर्ण रूप से सरकार को प्राप्त होगी। यह आमदनी एलआईसी के पास नहीं जाएगी। इस रूप में हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ के माध्यम से एलआईसी को सीधे कोई आमदनी नहीं मिलनी है, जबकि सामान्यतः कंपनियां जब अपना आईपीओ लाती हैं तो जो भी उससे धन प्राप्त होता है वो कंपनी की अपनी एक आय के रूप में रहता है जिसका कंपनी आगे उपयोग करती है। एलआईसी के इस जोखिम में अन्य प्रकार के अगर हम जोखिम को देखें, जिससे कि जो भी यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ लेंगे उनको भविष्य में जो उसमें रिटर्न मिल सकता है उसमें किस तरह के जोखिम है। पहली जो महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थिति मानी जा रही है वो अलग अलग तरह की जो नियामक आवश्यकताएं हैं जो एलआईसी के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हम इरडा के अलग अलग जो नियम हैं उनकी बात करें, अन्य प्रकार की नियामक आवश्यकताएं भी एलआईसी के साथ जुड़ी हुई हैं जिनको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा, अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करें
तो भारत में बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियां भी प्रवेश कर चुकी हैं। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो भारत में 2001 के बाद से निजी कंपनियों को भी एक तरह से काम करने की बीमा क्षेत्र में अनुमति है। और यहाँ पर जो भी एक तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो भी एक तरह से बढ़ाकर अब 49% से 74% तक कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में एलआईसी को जो प्रतिस्पर्धा है वो भविष्य में ज्यादा सामना करना पड़ेगा। महामारी के समय अगर हम देखें तो एलआईसी के कार्य करने की जो स्थितियां हैं उस पर प्रभाव पड़ा। जैसे नई जो भी पॉलिसी ली गई या जो भी उनके एजेंटों के द्वारा काम किया जा सकता था उसमें कुछ गिरावट आई। तो ये भी एक तरह से समस्या की स्थिति दिख रही है। एलआईसी के इस आईपीओ के बाद भी प्रमुख रूप से बहुमत में जो नियंत्रण है वो सरकार के पास ही रहेगा, क्योंकि आईपीओ के माध्यम से केवल 5% हिस्सेदारी सरकार बेच रही है। 30 सितंबर 2021 को एलआईसी के कानून में एक परिवर्तन करते हुए इसका जो समेकित यानी सम्मिलित रूप में जो लाइफ फंड था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो ये परिवर्तन भी एक तरह से माना जा रहा है कि जो रिटर्न की स्थितियां उन पर प्रभाव डालेगा। तो नियामक आवश्यकताओं और ये जो समेकित लाइफ फंड है जिसको सितंबर 2021 में कुछ परिवर्तन किया गया है, उन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, जब हम समेकित जीवन फंड की बात करते हैं तो ये एक तरह से अलग कर दिया गया है और 30 सितंबर 2021 को अब 2 फंडों में इसको तोड़ दिया गया है। पहला जो फंड है वो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स का फंड होगा और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स फंड होगा। जब हम पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स की बात करते हैं तो इन लोगों को जो भी एलआईसी का एक तरह से लाभ होता है, जो अधिशेष होता है, उसमें से हिस्सेदारी दी जाती है बोनस के रूप में, जो भी एलआईसी की अलग अलग योजनाएं हैं। जब हम बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स, यानी इन पॉलिसी धारकों को जो भी एक तरह से एलआईसी का अधिशेष होता है उसमें से लाभ प्राप्त नहीं होता है। ये जो 2 फंडों में तोड़ा गया है समेकित जीवन निधि को, उसके पहले ये होता था कि जो भी एक तरह से अधिशेष होता था, जो भी एलआईसी के पास सरप्लस होता था, वो पॉलिसी धारक और शेयर धारक के बीच में 95 और 5 के अनुपात में बांट दिया जाता था। 2 फंडों में तोड़ने के बाद आप ध्यान रखें कि जो भी गैर भाग यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके व्यवसाय से जितना भी अधिशेष उत्पन्न होगा वो 100% शेयर धारक को एक तरह से दिया जाएगा। यानी सरकार और 5% जो हिस्सेदारी जो शेयर के रूप में आईपीओ के माध्यम से खरीदेंगे उनके बीच में वितरित होगा। यानी पॉलिसी धारक को यहां से प्राप्त नहीं होगा बोनस का भाग। अगर हम बात करें जो गैर भाग यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं, पहले आप देखें तो उनको भी एक तरह से जो भी हिस्सा होता था अधिशेष का उसमें से कुछ भाग मिलता था, लेकिन अब ये नहीं मिलेगा। और जो भी भाग लेने वाले एक तरह से व्यवसाय हैं, मतलब जो पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज हैं, वहां पर जो भी एक तरह से अधिशेष एलआईसी को प्राप्त होगा उसे अगर हम 2022 का जो वित्तीय वर्ष है यानी 21-22 वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो वहां पर 95-5 के अनुपात में पॉलिसी धारक और शेयर धारक के बीच में वितरित किया जाएगा। तो दोनों में अंतर यह है कि अलगाव से पहले जो भी एक तरह से अधिशेष होता था वो पॉलिसी धारक और शेयर धारक में 95 और 5 के अनुपात में बंटता था। 2 फंडों में बंटने के बाद जो भी नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी हैं वहां पर जो भी अधिशेष आएगा वो सारा का सारा शेयर धारक को मिलेगा, वो बोनस के रूप में नहीं बटेगा। पहले इनको भी बोनस का कुछ हिस्सा मिलता था। अब जो भी एक तरह से पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको अगर हम देखें तो जो अधिशेष है वो कम हो जाएगा, तो उनको मिलने वाला बोनस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इससे माना जा रहा है कि ग्राहकों की जो स्थितियां हैं उनमें प्रभाव पड़ेगा और कुछ श्रेणी के ग्राहक जिनको बोनस की प्राप्ति हो रही थी और अब बोनस अगर नहीं मिलेगा तो उनके लिए एलआईसी की जो पॉलिसी है उसका आकर्षण कम होगा। इसके कारण एलआईसी का व्यापार, वित्तीय स्थिति और भविष्य में जो भी स्थितियां एलआईसी के लिए बन सकती हैं, नकदी प्रभाव, सभी पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें इस फंड को 2 फंडों में तोड़ने का उद्देश्य ये था कि एलआईसी का जो बाजार मूल्य है वो वास्तविक रूप में देखा जाए, यानी वो थोड़ा बढ़कर आना चाहिए, तभी एक तरह से जो आईपीओ है वहां पर अधिक आमदनी सरकार को हो सकती थी। अगर हम जटिल नियामक आवश्यकताओं की बात करें, जैसा अभी हमने देखा कि जो भी आईआरडीआईए के नियम होते हैं, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के, वो एलआईसी पर लागू हैं। इसी के साथ साथ अन्य जो नियामक हैं या सांविधिक संस्थाएं हैं या भारत में जो सरकारी प्राधिकरण हैं
उनका भी एक तरह से एलआईसी के संचालन में प्रमुख रूप से एक रोल रहता है। तो वो एलआईसी की जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रभाव डालता है। एलआईसी के द्वारा बाजार में पूंजी जारी करना, विदेशी निवेश को लेकर उस पर अभी भी प्रतिबंध की स्थितियां हैं। इससे एलआईसी की प्रतिस्पर्धी रूप में कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। सॉल्वेंसी अनुपात को बनाकर रखने की एक आवश्यकता है, वो भी एक बड़ी समस्या है। जब हम सॉल्वेंसी अनुपात की बात करते हैं तो ये कंपनी के जो भी देयताएं होती हैं उनको देने की एक क्षमता को दिखाता है। इसे निकालने का तरीका यह है कि कर देने के बाद जो भी कंपनी की आय है और जो घिसावट यानी जिसको डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहा जाता है वो जोड़ा जाता है और उसमें हम भाग लगाते हैं जो भी दीर्घ और लघु देनदारियां हैं कंपनी की। एलआईसी के द्वारा अपने व्यापार को विस्तारित करने के लिए किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से काम किया जाएगा ये भी सरकारी प्रतिबंध में रहता है। इसी के साथ साथ प्रबंध के जो कर्मचारी हैं प्रमुख रूप से उनकी नियुक्ति, पारिश्रमिक या अन्य प्रकार के जो पारिश्रमिक संबंधी दिशा निर्देश हैं वो भी एक तरह से प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो वह सरकार से एक तरह से प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नियंत्रण है वो सरकार का मजबूत है। एलआईसी की जो नियामक आवश्यकताएं हैं वो उसको निजी क्षेत्र के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। इसी के साथ साथ एजेंट और जो बीमा के मध्यस्थ हैं उनके कमीशन या पारिश्रमिक की एक सीमा है। बीमा में जो भी यूनिट लिंक्ड या नॉन लिंक्ड बीमा के उत्पाद हैं उनके विनिमय को लेकर भी एक तरह से एलआईसी में जो भी नियम है वो प्रतिबंधित है। सरकारी संस्था होने के कारण एलआईसी का ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में भी कुछ उत्तरदायित्व है, जिसके कारण बिना लाभ के भी इन क्षेत्रों में एलआईसी कार्य करता है। हम ध्यान रखें, एलआईसी को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो बीमाकर्ता के रूप में एलआईसी के विफल होने की संभावनाएं लगभग नगण्य मानी जाती हैं, क्योंकि ये इतना विशाल है कि यह विफल नहीं हो सकता है। और ऐसी स्थिति के लिए एलआईसी के ऊपर कुछ नियामक एक तरह से पर्यवेक्षण रखे जाते हैं। एलआईसी के आईपीओ के बाद भी अगर हम देखें तो प्रबंधन का नियंत्रण प्रमुख रूप से सरकार के पास रहेगा, यानी निजी क्षेत्र की तरह ये कंपनी भी स्वतंत्र रूप में काम कर पाएगी, ऐसी स्थितियां अभी नहीं है। एलआईसी के आईपीओ के बाद भी नियंत्रण प्रमुख रूप से जो प्रबंधन का है वो सरकार के पास रहेगा। और इसके अगर हम देखें तो दोनों पक्ष हैं, यानी इसमें कुछ फायदेमंद स्थितियां भी हैं और कुछ एक तरह से नुकसान की स्थितियां भी हैं। लाभ की स्थिति यह है क्योंकि सरकार के पास प्रबंधन है, गारंटर यहाँ पर सरकार है, इसीलिए पॉलिसी धारक को यह बड़े पैमाने पर आकर्षित करता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर सरकार के पास प्रबंधन का नियंत्रण रहता है, ऐसी स्थिति में जो निजी प्रतिस्पर्धी हैं उनकी तरह काम करने की जो एक लचीलेपन की स्थिति है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सरकारी कंपनी के रूप में इनको नहीं मिलती है। बीमा में जिस तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है, हम देखेंगे कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर बाहरी जो निवेशक हैं वो इसमें शामिल होंगे। इससे बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, पूंजीकरण की स्थिति बेहतर होगी। ऐसी स्थिति में एलआईसी को निजी क्षेत्र से जो प्रतिस्पर्धा मिलेगी वो बहुत अधिक होगी। ऐसी स्थितियों के लिए उसे निजी क्षेत्र की तरह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करने की स्थितियां बनानी पड़ेंगी। माना यह जाता है कि सरकार ने एफडीआई की लिमिट को अगर बीमा क्षेत्र में बढ़ाया है तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बीमा क्षेत्र का समग्र विकास होगा। लेकिन अगर हम एलआईसी के पक्ष की बात करें तो बाजार की जो हिस्सेदारी एलआईसी की है वो घट सकती है, उसके लाभ का जो मार्जिन है वो घट सकता है, नए व्यापार का जो प्रीमियम में वृद्धि या ग्राहकों की जो प्राप्ति है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा के कारण एलआईसी पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, अगर हम कुछ तथ्यों को देखें, 2001 से जब भारतीय बीमा उद्योग में निजी क्षेत्रों को प्रवेश एक तरह से प्रारंभ किया गया और आज की स्थिति में देखें, भारत में कोई भी नई पॉलिसी एक तरह से ली जा रही है तो जो नया व्यापार प्रीमियम है अगर उसमें एलआईसी की हिस्सेदारी देखें तो 66% है। व्यक्तिगत रूप में जो भी पॉलिसी जारी की जाती है कुल मिलाकर उसमें से एलआईसी के पास 75% की हिस्सेदारी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो भी समूह नीतियां यानी ग्रुप पॉलिसी एक तरह से जारी की गई हैं उसका 81% भाग एलआईसी के पास है। ऊपर के आंकड़े दिखाते हैं कि एलआईसी की हिस्सेदारी सबसे ऊपर एक तरह से भारत में बीमा क्षेत्र में है। लेकिन अगर हम वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2010-11 के आंकड़े देखें, इस समय सीमा के भीतर भारत में जीवन बीमा उद्योग में जो एक तरह से वृद्धि हुई है, अगर हम प्रीमियम की एक तरह से वृद्धि दर को देखें तो यह 18% है निजी कंपनियों के लिए। लेकिन अगर यही दर हम एलआईसी के लिए देखें तो यह 9% की दर से बढ़ा है। यानी जो निजी कंपनियां हैं वहां पर प्रमुख रूप से जो औसत प्रीमियम की वृद्धि दर है वो 18% है, जो एलआईसी का दुगुना है। एक और अगर हम तथ्य की बात करें जिसके आधार पर एलआईसी पर एक तरह से भार की स्थितियां बढ़ी हैं, एलआईसी के द्वारा आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदना
और इसके लिए उनके जो भी पॉलिसी धारक थे उन्हीं के धन का उपयोग किया गया, लगभग 4,743 करोड़ रुपए निवेश करके। तो इस तरह की स्थितियां अगर एलआईसी के पास हैं कि वो पॉलिसी धारक के पैसे का उपयोग करके किसी अन्य काम में उसको उपयोग कर रहा है जिससे लाभ की स्थितियां होंगी या नहीं होंगी वो निर्धारित नहीं है, तो ये एलआईसी को एक आकर्षक निवेश के साधन के रूप में स्थापित नहीं करता है। आगे चलकर दिसंबर 2020 में आईडीबीआई ने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से 1,435.18 करोड़ रुपए जुटाए और इस आधार पर एलआईसी की जो हिस्सेदारी है वो कम हो गई और घटकर 49.24% रह गई। इस आधार पर जो आईडीबीआई बैंक है वो एलआईसी में एक सहयोगी के रूप में अब काम कर रहा है। तो इस तरह की जो एक संस्थाएं अगर एलआईसी के साथ जुड़ी हुई हैं तो अगर कोई भी आईडीबीआई बैंक में समस्या आती है तो वो एक तरह से एलआईसी पर भी समस्या बन सकती है। तो इसी कारण से एलआईसी में जो निवेश है उसमें कुछ जोखिम की स्थितियां दिखती हैं। अंतिम रूप में महामारी के बाद अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था अभी रिकवरी की स्थिति में है और बीमा क्षेत्र में पूर्णतः अभी रिकवरी नहीं हुई है। तो इस तरह की स्थितियों में अगर यहाँ पर आईपीओ जारी होता है तो आगे चलकर उसी तरह की स्थिति एलआईसी के लिए बन पाए जैसा कोविड काल से पहले था, उस पर अभी एक तरह से स्थितियां अनुकूल नहीं है। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं, ईटिंग राइट। यह प्रमुख रूप से भारत में एक मिशन जो संचालित हो रहा है, ईट राइट इंडिया मिशन, उसके संबंध में प्रमुख रूप से यहाँ पर सूचना है। दिल्ली में 4 पुलिस स्टेशन को 5 स्टार कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट दिया गया है जिसके आधार पर उन्हें ईट राइट कैंपस का एक दर्जा दिया गया है। इसी संबंध में प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा है। यह आलेख पृष्ठ संख्या 9 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में इसे हम स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। हम ध्यान रखें जब हम ईट राइट इंडिया मिशन की बात करते हैं तो इसे प्रमुख रूप से एफएसएसएआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है एक मिशन के रूप में, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एफएसएसएआई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था के रूप में काम करता है। इस मिशन के माध्यम से प्रमुख रूप से उद्देश्य ये था कि देश के नागरिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की प्रक्रियाएं बढ़ाई जाएं, जिसके आधार पर अगर ऐसी मजबूती होती है तो जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका बोझ एक तरह से देश पर कम किया जा सकता है। वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो उच्च रक्तचाप, साथ साथ मोटापा और मधुमेह की स्थितियां तेजी से बढ़ी हैं और इसे प्रमुख रूप से जीवन शैली से संबंधित बीमारियां माना जाता है और इन्हीं के प्रभाव स्वरूप आगे चलकर हृदय संबंधी बीमारियां भी बढ़ी हैं। और ये प्रमुख रूप से भोजन की हमारी जो स्थितियां होती हैं, किस रूप में हम उसे प्राप्त कर रहे हैं, भोजन बनाने के लिए जो भी अलग अलग हम उसमें तत्व उपयोग कर रहे हैं वो किस रूप में शुद्ध है, उस पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। इस ईट राइट इंडिया मिशन के माध्यम से प्रयास यही है कि नागरिकों को पौष्टिक भोजन की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित किया जाए। इस मिशन में प्रमुख रूप से 3 तथ्यों को ध्यान रखा गया है और पूरा मिशन इन्हीं 3 बातों पर आधारित है। पहला, ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल। ईट राइट इंडिया मिशन का जो पहला भाग है वह यह सुनिश्चित करता है कि हम व्यक्तिगत रूप में यह ध्यान रखें और जहां पर भी एक तरह से भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं, कोई होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, या जहां से हम सब्जियां खरीद रहे हैं, मछली खरीद रहे हैं, इस तरह के जो भी उत्पाद हैं वहां पर आसपास एक स्वच्छता होनी चाहिए। और जब तक हम स्वच्छ और स्वच्छता की प्रथाओं को सुनिश्चित नहीं करेंगे, भोजन का पौष्टिक रूप में हमें जो प्राप्ति है वो सुनिश्चित नहीं होगा। इसी के साथ साथ मिलावट की स्थिति, उसका मुकाबला करना। मिलावट का सामान्य तौर पर पता लगाने के लिए जो एक सामान्य उपाय होते हैं वो लोगों को बताए जाते हैं और उसके संबंध में जागरूकता भी फैलाई जाती है। भोजन में जो विषाक्त पदार्थ हैं या जो दूषित पदार्थ हैं उनको कम करने की प्रक्रियाएं भी मजबूत की जाए। साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वहां पर जो भी एक तरह से खतरे हैं उनको प्रमुख रूप से नियंत्रित किया जाए। जितने भी डिब्बाबंद या पैकेट में एक तरह से जो भोज्य पदार्थ हमको प्राप्त हो रहे हैं उनके बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी एक तरह से सरकार ध्यान रख रही है इस मिशन के माध्यम से कि ऐसी एक तरह से नीतियां पालन की जाए या ऐसे उसमें पदार्थ उपयोग किए जाएं जो स्वास्थ्य पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव न डालें। इस मिशन का दूसरा प्रमुख भाग है ईट हेल्दी, यानी स्वस्थ एक तरह से भोज्य पदार्थ है वो आपके द्वारा उपयोग किया जाए। जब हम बात करते हैं कि भोज्य पदार्थ स्वस्थ रूप में आप लें, इसका मतलब वो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम डालें। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी आहार है वो संतुलित रूप में आपको लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब है कि आपकी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट जो भी आवश्यकताएं हैं वो सभी पूर्ण होनी चाहिए, तभी हम एक संतुलित आहार की बात कर सकते हैं। भोजन में प्रमुख रूप से अगर हम बात करें जो जहरीले औद्योगिक एक तरह से पदार्थ माने जाते हैं, जैसे हम ट्रांस फैट की बात करें
और यह प्रमुख रूप से अलग अलग उत्पादों में, खास तौर से अगर हम देखें जो भी तली हुई चीजें हैं या जो भी एक तरह से आपके ऐसे उत्पाद हैं जिनको डीप फ्राई किया जाता है, उनमें सामान्यतः ट्रांस फैट की एक तरह से स्थितियां बनती हैं। अन्य उत्पादों में भी अगर हम देखें तो ट्रांस फैट होता है। तो इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक रूप में करके कोशिश ये है कि ट्रांस फैट का जो भी एक तरह से उपयोग है उसको न्यूनतम किया जाए। इस मिशन के माध्यम से ट्रांस फैट को 2022 तक एक तरह से समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी आधार पर अगर हम देखें तो FSSAI के द्वारा एक भारत में संशोधन किया गया है कि 2021 के लिए भारत में प्रमुख रूप से ट्रांस फैट का जो उपयोग एक तरह से अनुमति था वो 3% था। इसको घटाकर 2022 के लिए कर दिया गया है 2%। जबकि अगर हम देखें ये जो संशोधन किया गया उसके पहले भारत में ट्रांस फैट की स्थिति जो अनुमति तक थी वो 5% थी। इस मिशन में जब हम बात करते हैं ईट हेल्थी, यानी आप स्वस्थ वस्तुएं ही एक तरह से उपयोग करें, तब यहाँ पर नमक, चीनी और संतृप्त वसा यानी जो सैचुरेटेड फैट है उसकी खपत को कम करने के लिए कहा जा रहा है। साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर जो खाद्य पदार्थ हैं उनका फोर्टिफिकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम एक सामान्य उदाहरण दूध का देखें, जब भी दूध में से फैट को एक तरह से अलग किया जाता है उस प्रक्रिया में विटामिन ए और डी वहां से लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन एक सामान्य आसान प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से विटामिन ए और डी को दोबारा एक तरह से दूध में बढ़ाया जा सकता है और यही फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी एक तरह से मजबूतीकरण। और यहाँ पर हम देखें सामान्यतः अगर हम दूध के पैकेट को देखें तो उसके ऊपर यह सूचक बना होता है +F। यह सूचक यह दिखाता है कि जो भी उसमें से प्रमुख रूप से पोषक तत्व बाहर गए हैं उनको एक तरह से उसमें डाला गया है। अंतिम रूप में जो तीसरा कारक है सस्टेनेबल ईटिंग, यानी सतत भोजन की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जाए। इसके लिए स्थानीय और जो मौसमी खाद्य पदार्थ हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी आपके आसपास जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी फल फूल सब्जियां उपलब्ध हैं उनका आप अधिक से अधिक उपयोग करें। बिना मौसम के फल फूल सब्जियों का जो उपयोग है उसको न्यूनतम करने की प्रक्रियाएं की जाए, क्योंकि बिना मौसम के इन वस्तुओं का उत्पादन है वो कृत्रिम स्थितियों में किया जाता है और माना जाता है कि उनमें ऐसे तत्व हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने लाभकारी नहीं है। इसीलिए हमें मौसमी खाद्य पदार्थ और स्थानीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर जो भी भोजन का उपयोग किया जाता है उसकी बड़ी मात्रा खराब होती है, यानी जितना हमें उपयोग करना है उससे ज्यादा हम एक तरह से खाने के लिए उसे लेते हैं और वो एक तरह से कचरे में जाता है। इसीलिए भोजन की हानि और खाद्य जो अपशिष्ट है उसको रोकने के लिए भी इस मिशन में प्रयास है। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से जल संरक्षण के लिए बातें चल रही हैं और माना जा रहा है कि जो स्वच्छ पेयजल है उसकी उपलब्धता कम से कम हो रही है, हमें जो भी हमारी खाद्य मूल्य श्रृंखला है वहां पर पानी का संरक्षण करना है, यानी भोजन उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कम से कम एक तरह से पानी का उपयोग करना है। इसी के साथ साथ इस मिशन के माध्यम से जो जैविक भोजन है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खाद्य उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं और जो भोजन हमें एक तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है खाने के लिए, उनमें रसायन का जो उपयोग है उसको न्यूनतम किया जाए और साथ साथ जो भी भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग की जा रही है उसको भी सतत रूप में लाया जाए, यानी पैकेजिंग में ऐसे मटेरियल का उपयोग किया जाए जो सतत हो, जो एक तरह से जैविक रूप में समाप्त हो सके। प्लास्टिक या अन्य प्रकार के जो उपयोग है उसको न्यूनतम किया जाए। तो इस तरह की जो सुरक्षित और टिकाऊ पैकेजिंग है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो यह भी सतत भोजन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देता है। इस मिशन में 2 और कार्यक्रम शामिल हैं प्रमुख रूप से, ईट राइट कैंपस और ईट राइट स्कूल। यहाँ पर प्रमुख रूप से अलग अलग कैंपस, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो दिल्ली पुलिस के जो 4 पुलिस स्टेशन हैं उनको ईट राइट कैंपस का एक दर्जा दे दिया गया है। इसी के साथ साथ स्कूलों में भी जो भी कैंटीन या मेस उपयोग की जा रही हैं वहां पर भी अगर सही मानक उपयोग किए जाते हैं इस मिशन के अनुसार तो उनको ईट राइट स्कूल का एक दर्जा दिया जाता है। कोशिश ये है कि भोजन बनाने की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें इस तरह से अलग अलग गतिविधियों का उपयोग किया जाए जिससे भोजन पौष्टिक रूप में लोगों को प्राप्त हो। जब भी किसी कैंपस को ईट राइट कैंपस का दर्जा प्राप्त करना है, जैसे दिल्ली में इन पुलिस स्टेशन के द्वारा यह दर्जा प्राप्त किया गया है, तो सबसे पहले उन्हें इस मिशन के अंदर अपने आप को एनरोल कराना पड़ता है, मतलब अपने आप को वो नामांकित कराते हैं। उसके बाद उनके द्वारा स्वयं अपना जो भोजन बनाने का स्थान है उसका एक ऑडिट किया जाता है, उसकी एक स्वयं में जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से भोजन पकाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें पोषक तत्वों को बनाए रखने की स्थितियां बन सकती हैं। और आगे चलकर अंतिम रूप में एक फाइनल ऑडिट किया जाता है और वो ऑडिट एक तरह से एक तीसरी संस्था के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से कराया जाता है
और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो उस संस्था को जारी कर दिया जाता है ईट राइट कैंपस के रूप में। तो इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से भारत में भोजन के लिए सही स्थितियां पौष्टिक रूप में आगे बढ़ पाएं, उसको एक तरह से सरकार आगे बढ़ा रही है। इसके लिए अलग अलग भोजन बनाने के जो स्थान हैं, जिनका सामान्य तौर पर जनता के द्वारा उपयोग किया जाता है या बच्चों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, वहां पर खाने के सही एक तरह से जो मानक हैं वो लागू हो पाए, इन स्थितियों का ध्यान रखा जा रहा है। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, नाइट पॉलिनेटर्स हाउ मॉथ्स हेल्प्स द हिमालयास। तो अगर हम मॉथ की बात करें, एक तरह के जो पतंगे हैं, उनके द्वारा किस तरह से हिमालय के क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पर प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत में एक अध्ययन सामने आया है और माना गया है कि वहां पर जो हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें परागण के लिए ये जो पतंगे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन में पूर्वोत्तर हिमालय में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पौधों के 21 परिवारों के बारे में अध्ययन किया गया है, जिनमें माना गया है कि जो परागण की प्रक्रिया है उसके लिए पतंगों की अलग अलग जो 91 प्रजातियां हैं वह प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अभी तक के जो अध्ययन है प्रमुख रूप से यही बताते हैं कि जब भी हम परागण की प्रक्रियाएं पौधों में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से प्रजातियां हैं जो दिन में सक्रिय रहती हैं, जैसे अगर हम मधुमक्खी की बात करें या हम बात करें तितली की, उनके द्वारा ही प्रमुख रूप से इसमें योगदान किया जाता है। इस अध्ययन में पतंगों की उन प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है जो रात्रि में प्रमुख रूप से कार्य करते हैं और उनके द्वारा भी परागण की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। पौधों के परागण को बढ़ावा देने के लिए रात्रि में सक्रिय जो पतंगों की प्रजातियां हैं उनका योगदान इस अध्ययन में पहली बार बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। यहाँ पर अध्ययन में एक आश्चर्यजनक परिणाम यह भी देखा गया है कि यहाँ पर कीट की एक प्रजाति अचिया जनता के बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन किया गया और देखा गया कि ये जो प्रजाति है कीट की वो कई महत्वपूर्ण पौधों को इन क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाती है, यानी उनको एक तरह से खाकर वो कुछ हानि पहुंचाते हैं। लेकिन देखा गया है इन्हीं पेड़ पौधों को प्रमुख रूप से इन कीटों के द्वारा एक तरह से परागणकर्ता के रूप में भी लाभ दिया जाता है, यानी जिन पौधों को ये हानि पहुंचाते हैं उन्हीं पौधों को परागण की प्रक्रिया के लिए एक तरह से वो लाभ भी देते हैं। तो इस तरह का जो विरोधी एक तरह से व्यवहार है वो भी यहाँ अध्ययन में प्रमुख रूप से सामने आया है। इस अध्ययन में अंतिम रूप में रात्रि के समय सक्रिय जो भी पतंगे हैं वो किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती को बढ़ाते हैं वह प्रमुख रूप से सिद्ध हुआ है। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, फर्स्ट बैच ऑफ MH-60R कॉप्टर्स टू अरब बाई जुलाई। अगर हम इन हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में फरवरी 2020 में इसको लेकर एक समझौता हुआ था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे। हम ध्यान रखें MH-60R जो हेलीकॉप्टर है ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्मित है। भारत और अमेरिका के बीच की ये जो डील है ये 2.2 अरब डॉलर की है। इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2025 तक पूर्ण हो जाएगी और पहले जो हेलीकॉप्टर है वो इसी जुलाई 2022 में भारत में आने की संभावना है। माना जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स को जब भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा तो इसका मुख्यालय एक तरह से कोची में रखा जाएगा, जहां पर ये हेलीकॉप्टर प्रमुख रूप से तैनात किए जाएंगे। साथ साथ इन हेलीकॉप्टरों में भारत के उपयोग के लिए विशेष तौर पर अन्य प्रकार के उपकरण और हथियार ये भी एक तरह से लगाए जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं भारत के अनुसार इन हेलीकॉप्टर में कुछ संशोधन भी किए जाएंगे। नौसेना के द्वारा लंबे समय से हेलीकॉप्टर की जो कमी अनुभव की जा रही थी उसको एक तरह से ये हेलीकॉप्टर पूरा करेंगे। MH-60R के मिलने से पहले भारत में नौसेना सी किंग 42x42A प्रमुख रूप से उपयोग करती थी अपने हेलीकॉप्टर की आवश्यकता के लिए। इन्हें अगर हम देखें तो 1990 के दशक में ही एक तरह से डिकमीशन कर दिया गया, यानी नौसेना से ये एक तरह से हटा दिए गए थे, लेकिन अभी तक इनकी आवश्यकता पूरी नहीं की गई थी। अब जब नौसेना को MH-60R मिलेंगे तो ये जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। नौसेना को इस तरह के जो हेलीकॉप्टर हैं वो प्रमुख रूप से फ्रंट लाइन में जो भी जहाज एक तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर उपयोग करने होते हैं। साथ साथ जो भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, विमान वाहक जो पोत हैं, उन पर भी प्रमुख रूप से इन हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की निगरानी करने के लिए और हमारी आक्रामक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इस तरह के हेलीकॉप्टर नौसेना के लिए आवश्यक हैं। अगले आलेख को हम देखते हैं, नरेंद्र मोदी फ्लैग्स ऑफ 100 किसान ड्रोन्स। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा 100 किसान ड्रोन को एक तरह से प्रारंभ किया गया है जो कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए तैयार हैं। हम ध्यान रखें कृषि क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है और बजट में भी इसके संबंध में घोषणा की गई है। किसान ड्रोन का प्रमुख रूप से जो उपयोग है वो फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण करने,
कीटनाशक और पोषक तत्व का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। किसान ड्रोन अगर हम देखें तो एक नई तरह की क्रांति है जो कृषि क्षेत्र में आ रही है। माना जा रहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में जो क्षमता है वो एक तरह से बढ़ेगी, साथ साथ सब्जियां, फल, मछलियां इनको बाजार तक पहुंच बनाने के लिए भी इन ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग के माध्यम से जो भी कृषि वस्तुएं हैं उनके कम से कम नुकसान के साथ सीधे बाजार में आपूर्ति की जाएगी। इसमें समय भी कम लगेगा। इसके परिणाम स्वरूप किसानों और मछुआरों को जो लाभ की स्थितियां वो भी बढ़ेगी। ड्रोन के माध्यम से जो भी उत्पादन की प्रक्रियाएं भारत में बढ़ाई जाएंगी वहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसका प्रमुख कारण ये है कि जैसे जैसे ड्रोन का बाजार भारत में विकसित होगा, ड्रोन उत्पादन की प्रक्रियाएं भी भारत में बढ़ेंगी। इसके लिए सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। तो अगर भारत में ड्रोन उत्पादन की प्रक्रियाएं बढ़ेंगी तो ऐसी स्थिति में रोजगार की संभावनाएं अवश्य बढ़ेंगी। साथ साथ ड्रोन के संचालन के लिए भी एक तरह से जो प्रशिक्षित युवा हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं में रोजगार की जो स्थितियां उसको बढ़ाया जा सकता है। हम ध्यान रखें, अगस्त 2021 में ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन के उपयोग की जो नीति है उसको उदार बनाया। इस नई उदार नीति के माध्यम से बिना पूर्व अनुमति के जो ड्रोन है उनका भी संचालन किया जा सकता है। अगस्त 2021 में ड्रोन के उपयोग के संबंध में नियमों को जब उदार बनाया गया तो उसके बाद कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कृषि, वानिकी और गैर फसल क्षेत्रों में कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल जो प्रोसीजर है SOP उसको प्रकाशित किया। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग के लिए जो प्रमुख शर्तें हैं कि जब भी कृषि ड्रोन का उपयोग किया जाएगा वो उड़ान भरेंगे, उसके पहले उन्हें DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, वहां से अनुमति होनी चाहिए। जो व्यक्ति ड्रोन का संचालन करेगा उसके पास भी DGCA का प्रमाणित एक पायलट लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो उसको संचालित कर सकता है। कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए 10 किलो पेलोड के साथ जो कृषि ड्रोन उपयोग किए जा रहे हैं वो 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर रहकर छिड़काव कर सकते हैं। प्रमुख रूप से यह मानदंड एक तरह से माना गया है कृषि में छिड़काव के लिए। इसी के साथ साथ प्रमुख शर्त यह है कि जब भी किसी पायलट के द्वारा ड्रोन को संचालित किया जाता है उसके 8 घंटे पहले उसने शराब का सेवन न किया हो। इसी के साथ साथ आप ड्रोन का संचालन उन क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं जहां पर किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति है या कई लोगों की निजी संपत्ति है या कहीं पर कोई भीड़ या किसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है। उन क्षेत्रों में ड्रोन का संचालन करना प्रतिबंधित है। इन सामान्य शर्तों के आधार पर कृषि क्षेत्र में ड्रोन की प्रक्रियाएं वो बढ़ेंगी और माना जा रहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में लागत घटेगी और तकनीकी का उपयोग बढ़ेगा और किसानों के लिए लाभ की स्थितियां बढ़ पाएंगी। हम आज के अपने अंतिम आलेख को देखते हैं। ट्रेड पैक्ट टू बूस्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट टू UAE सेज सेक्रेटरी। यहाँ पर अगर हम देखें तो UAE के साथ भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता है माना जा रहा है कि मई में एक तरह से अस्तित्व में आ जाएगा। इस समझौते के बाद प्रमुख रूप से भारत 200 टन तक का जो सोना है वो आयात कर सकता है UAE से रियायती आयात शुल्क पर, यानी यहां पर आयात शुल्क कम लगेगा। अगर हम वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात करें तो हमने UAE से लगभग 70 टन सोना आयात किया था। भारत के द्वारा सोना आयात करने की जो स्थितियां हैं उसमें UAE को लाभ की स्थिति पहुंचेगी। कारण इस समझौते में प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि भारत UAE से 200 टन का जो सोना है वो TRQ यानी टैरिफ दर कोटा, जिसको हम टैरिफ रेट कोटा बोलते हैं, उसके आधार पर एक तरह से आयात करेगा। यानी यहां पर जो आयात शुल्क है शेष दुनिया में अन्य अलग अलग देशों के आयात पर जो शुल्क लगता है उससे 1% कम लगेगा। मान लीजिए अगर कोई सोना अमेरिका से आ रहा है उस पर आयात शुल्क हम मान लेते हैं 30% लग रहा है। अगर कोई UAE से सोना भारत में आता है तो उस पर जो आयात शुल्क है वो 29% लगेगा। तो ये 1% की जो छूट है वो प्रमुख रूप से UAE से आने वाला जो सोना है उस पर भारत देने वाला है। भारत के लिए अगर हम लाभ देखें तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि भारत का जो भी आभूषण है जो घरेलू रूप में UAE में बेचा जाता है वहां पर हमको शून्य शुल्क की स्थिति बन गई है। वर्तमान में हमें 5% का शुल्क देना पड़ता है, तो भारतीय गहनों पर UAE में जो शुल्क है उसको शून्य कर दिया गया है। तो हमारा जो आभूषण उद्योग है उसको बड़े पैमाने पर लाभ होने की स्थितियां हैं और UAE से भी जो सोने का आयात है वो मजबूत होगा। यानी दोनों देशों को लाभ की स्थितियां इस मुक्त व्यापार समझौते से बनती हैं। हम ध्यान रखें, जब हम TRQ की बात करते हैं, टैरिफ दर कोटा,
यानी टैरिफ रेट कोटा। इसका मतलब यह है कि आयात के लिए कोटा निर्धारित है और इस कोटे से आगे आप जब जाएंगे तो आपको सामान्य शुल्क देना पड़ेगा। जैसे यूएई और भारत के बीच में जो यहाँ पर कोटा निर्धारित है वो कितना है, 200 टन सोने का। यानी अगर यूएई से 200 टन के बाद सोना आएगा तो उस पर सामान्य आयात शुल्क ही लगाया जाएगा। आज की चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, सरकार द्वारा एलआईसी के आईपीओ को जारी करने में आगे आने वाली चुनौतियों की जांच करें। क्या नियामक आवश्यकताएं, प्रतिस्पर्धा, कोविड-19 और सरकार का बहुमत नियंत्रण बनाए रखना कंपनी को प्रभावित करेगा। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, एलआईसी के आईपीओ के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करें, जिसमें आपको बताना है कि कितना हिस्सा एलआईसी का आईपीओ के माध्यम से बेचा जा रहा है, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। सरकार को क्या प्राप्ति होगी वो एक आंकड़ा यहां पर आप भूमिका में बता सकते हैं। मुख्य भाग, सरकार द्वारा एलआईसी के आईपीओ को जारी करने में आगे आने वाली चुनौतियों को बताएं। नियामक आवश्यकताएं, प्रतिस्पर्धा, कोविड-19 और सरकार का जो बहुमत नियंत्रण है उससे कंपनी पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो निवेशक हैं, जो पॉलिसी धारक हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। निष्कर्ष में आप बताएंगे एलआईसी आईपीओ की सफलता कंपनी की भविष्य की स्वायत्तता, जिससे उसे निजी संस्था के रूप में कार्य करने के अधिकार से जुड़ी हुई है, क्योंकि जितनी स्वतंत्रता एलआईसी को मिल पाएगी वो उतना ही निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। क्योंकि भारत के बीमा क्षेत्र में धीरे धीरे जो निजी क्षेत्र है वो भी अपने आप को विस्तारित कर रहा है और इसके लिए एलआईसी की कार्य क्षमता को निजी क्षेत्र की तरह प्रोफेशनल एक तरह से होने की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, ईट राइट इंडिया मिशन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यह किसी कैंपस में पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। 150 शब्दों में 10 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। पहले भूमिका, ईट राइट इंडिया मिशन के प्रमुख उद्देश्यों को बताएं। मुख्य भाग में आप बताएं ईट राइट इंडिया मिशन के प्रमुख उद्देश्य। आपने जो भूमिका में बताया उसी को विस्तारित करके आपको यहाँ पर बताना है। ईट राइट इंडिया मिशन किस आधार पर काम करता है, जो 3 हमने अलग अलग भाग चर्चा करी है उनको विस्तृत रूप में आपको बताना है। इससे विभिन्न कैंपस को किस रूप में प्रभावित किया जा रहा है। आप दिल्ली में 4 पुलिस स्टेशन को जो दर्जा दिया गया है उसका उदाहरण देकर जो भी एक प्रक्रिया है 5 चरण की उसको बता सकते हैं। निष्कर्ष में आपको बताना है इस मिशन के द्वारा भारत में सतत भोजन की स्थिति को लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह हमारा 20 फरवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।